मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च के गौतम दुग्गड़ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं दिवाली से दिवाली तक, और आप पहले मेहमान के तौर पर आप आमंत्रित हैं और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत बाजार से ही करते हैं सर। क्या फील कर रहे हैं इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक? बाजार बेहतर होंगे, मजबूत रहेंगे, किस तरह की यात्रा रह सकती है, जरा समझाएं। धन्यवाद अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। और दिवाली और पूरे फेस्टिव सीजन की आपको और आपके पूरे दर्शकों को अग्रिम शुभकामनाएं। रही बात बाजार की, तो अनिल जी हम देख रहे हैं निफ्टी पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है। दिस ईयर मिड कैप स्मॉल कैप काफी चले हैं, 27-28% इंडेक्स ऊपर है, बट निफ्टी अभी आज के लेवल से अगर आप देखते हैं तो हार्डली 7-8% ये साल का रिटर्न है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अक्टूबर 2021 से अभी तक निफ्टी हैज बीन फ्लैटिश। तो निफ्टी के जो वैल्यूएशंस है बहुत सस्ते लगते हैं मुझे, और सस्ता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। रीजनेबल है, अराउंड 19 टाइम्स, 18.5, 19 टाइम्स, विच इज 10 साल के एवरेज के एकदम नियर है। दूसरा, जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अर्निंग्स ही मार्केट को ड्राइव करती है। अगर आप देखें 2020 से 2023 तक निफ्टी के अर्निंग्स 23% पे कंपाउंड हुए। निफ्टी ने 27% का रिटर्न दिया कंपाउंडिंग। इस साल हमने जब शुरुआत की थी अर्निंग्स की, हमने कहा था कि FY24 में 20% अर्निंग्स ग्रोथ होगी। अभी तक वो नंबर्स इंटैक्ट है। ये कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन भी एकदम एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रहा है एज ऑफ यस्टरडे। मैं देख रहा था अभी तक जो 28 निफ्टी कंपनीज के नतीजे आए हैं, उसमें हमारा एक्सपेक्टेशंस 33% ग्रोथ का था, और अभी तक 38% ग्रोथ आ चुका है। फॉरवर्ड रिवीजन अर्निंग्स एस्टिमेट के बहुत स्टेबल है, राइट? तो निफ्टी के वैल्यूएशंस रीजनेबल है, निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ इंटैक्ट है, और ब्रॉडर इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग चल रही है। आप जीडीपी ग्रोथ देख ले, हमारा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल देख ले, करेंसी की स्टेबिलिटी देख ले, और ओवरऑल एक जो कैपिटल फ्लोज है डोमेस्टिक, वो बहुत स्ट्रांग रहा है। दूसरा और लास्ट पॉइंट इस विषय में जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है इलेक्शंस को लेके, क्योंकि आपने जब कहा दिवाली से अगले दिवाली के बीच, इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट बीच में हमको नेगोशिएट करना है, वो है लोकसभा इलेक्शंस 2024 के। मैंने पिछले 25 साल का जब डेटा देखा, 1999 टिल 2019, 5 लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, और पांचों के पांचों लोकसभा इलेक्शंस में अगर आप 6 महीने पहले का रिटर्न देखते हैं, राइट, जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, रिजल्ट्स इलेक्शंस के, जैसे कि मई 2024 में इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, उसके पहले का 6 महीने का पीरियड आप देखिए, नवंबर से मई 1999 टिल 2019, पांच के पांचों टाइम स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। द लोएस्ट रिटर्न जो आया है वो 10% था 2004 और 2019 में, और जो हाईएस्ट रिटर्न आया था इन 6 महीने में वो 32 और 35% था 2009 और 1999 में। हालांकि 2009 का जो रिटर्न था वो जीएफसी रिकवरी के साथ कोइंसाइड हुआ, तो आप उसको इलेक्शंस को लेके नहीं देख सकते, बट एक ब्रॉडर ट्रेंड अगर आप देखने का कोशिश करें तो एवरेज 14-15% रिटर्न प्री इलेक्शन 6 मंथ्स के मूवमेंट में बना है, और अब हम वो नवंबर के पीरियड में एंट्री करने वाले हैं। मार्केट जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री को रिपीट करे, बट मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रख रहा हूं, और अर्निंग्स बहुत अच्छा है। सो मुझे लगता है अगर अर्निंग्स कट नहीं होते हैं, आज हमारा 1130 रुपए का ईपीएस है FY25 का, मान लीजिए 1100 रुपए का ईपीएस आता है FY25 में, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद आप FY25 डिस्काउंट करेंगे, अगर आप उस पर 20 का पी मल्टीपल लगाते हैं जो आज आप FY24 को दे रहे हैं, तो मैथमेटिकली आपका 22 से 22,500 के बीच का निफ्टी का रेंज बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारा टारगेट नहीं है, हम इंडेक्स लेवल पे कभी टारगेट नहीं रखते हैं हाउस का, बट मैं आपको एक सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात है, तो अच्छी मजबूती रह सकती है, और अच्छी एक बढ़िया इंसाइट आपने दी कि पिछले जो 5 इलेक्शन आपने देखे, इलेक्शन के पहले 6 महीने ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। नहीं तो आमतौर पर लोगों को इलेक्शन के नाम से डर लगता है कि क्या होगा, मार्केट ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी इंसाइट। आपकी जो बड़ी गहरी पकड़ नतीजों पर है, ये रिजल्ट सीजन अब तक कैसा नजर आ रहा है आपको, और आगे के लिए क्या संकेत है? अनिल, जैसा मैंने कहा, अभी तक रिजल्ट सीजन एकदम बैंग इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप मेरा कवरेज यूनिवर्स देखते हैं, करीबन 100 कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए मोतीलाल ओसवाल कवरेज में। इन 100 कंपनीज के लिए हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट ग्रोथ 37% रहेगी, एक्चुअल आई है 40%। निफ्टी का, जैसे कि मैंने कहा, 28 कंपनीज के लिए हमारा अनुमान था कि भाई 35% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा इन 28 कंपनीज का, टोटल आया है 38%।
सेक्टोरली अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। अगर आप याद करें, जब हमने प्रीव्यू निकाला था 3 हफ्ता पहले इस क्वार्टर के अर्निंग सीजन पे, हमने कहा था कि ऑटो एक बार फिर से फोर्थ क्वार्टर इन अ रो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टैंड आउट साबित होगा इन अर्निंग्स टर्म्स। और अगर अभी तक के आप जो नतीजे देखे ऑटो के, हमारे कवरेज में 6 कंपनीज के नतीजे आए, 50% अर्निंग्स ग्रोथ आया है, एक्सपेक्टेशंस 32 का था। ऐसे ही कंज्यूमर इनलाइन है, प्राइवेट बैंक स्लाइटली बेटर है, पीएसयू बैंक मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है, नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है, एनबीएफसी लेंडिंग इनलाइन है, सीमेंट इनलाइन है, हेल्थ केयर इज स्लाइटली बेटर। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नतीजों का अभी तक के जो आए हैं, अभी हालांकि कमोडिटीज, पीएसयू, मेटल्स कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, इनके नतीजे पूरे आए नहीं हैं। द ओनली 2 सेक्टर्स जहां पे अर्निंग्स थोड़े सॉफ्ट रहे हैं, बट वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थे, क्योंकि आईटी में हमारा कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमने 7% का प्रॉफिट ग्रोथ मान के चले थे अभी तक का, और आईटी का अर्निंग सीजन खत्म हो गया, 5% का अर्निंग्स आया है। दूसरा रिटेल और स्पेसिफिकली क्यूएसआर, वहां अर्निंग्स काफी सॉफ्ट है, क्योंकि वहां पे डिमांड उतना पिकअप नहीं हुआ है, सेम स्टोर ग्रोथ में उतना तेजी नहीं आई है। हमें लगता है कि सेकंड हाफ, जहां पे फेस्टिव सीजन प्लस वर्ल्ड कप को लेके जो कंज्यूमर डिमांड पैटर्न सामने उभर के आ रहा है, वो उनको हेल्प करेगा। सो अर्निंग्स में ऐसा कुछ भी चौंकाने वाली चीज अभी तक नहीं आई है। अभी और 15 दिन के अर्निंग्स बाकी है लगभग लगभग, और 130 कंपनीज हमारे कवरेज से रिपोर्ट करना बाकी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बट फर्स्ट हाफ, पहला इनिंग जब खत्म हुआ है अभी तक, जहां ब्रेक लेते हैं वहां पे अर्निंग्स इनलाइन है, और आगे के एस्टिमेट्स भी हमारे बहुत स्टेबल है। लगभग 25 कंपनीज में हमने अर्निंग्स 3% से अपवर्ड रिवाइज किया है FY24 का, और 25 कंपनी का अर्निंग डाउनवर्ड भी 3% से रिवाइज किया है फॉर FY24। सो अर्निंग्स अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो इज आल्सो 1:1। के परफेक्ट। तो रिजल्ट सीजन उम्मीद से हल्का सा बेहतर, 37% की ग्रोथ की उम्मीद, लेकिन 40% आए उन 100 कंपनियों के नतीजे में ग्रोथ दिखी जो गौतम जी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। आइए बताएं सर, अब इस लिहाज से निवेश के मौके कहाँ हैं? अगर किसी को 1 साल का व्यू लेना है तो कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस बाजार में? अरे जी, मुझे 3 या 4 सेक्टर बहुत पसंद है, जो मैंने अपने पिछले टाइम जब हम इंटरैक्ट किए थे इसी फोरम पे मैंने हाईलाइट किए थे। सबसे पहला ऑटो, वहां पे पिछले 4 क्वार्टर से हम अर्निंग्स अपग्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और ये क्वार्टर भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। जहां पे हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियो में एमएनएम है, भारत फोर्ज है, अशोक लेलैंड है, क्राफ्ट्समैन है, और इसके अलावा हमको टाटा मोटर्स ठीक लगता है। सो ऑटो में हम ओवरवेट है। दूसरा सेक्टर जहां हम सबसे बड़ा ओवरवेट लेके बैठे हैं पिछले 2 साल से, वो है पीएसयू बैंक्स। अपने पीएसयू बैंक्स के नतीजे देखिए, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, और जितने भी आए हैं अभी तक, एसबीआई हालांकि अभी आना बाकी है, बट पीएसयू बैंक्स के नतीजे काफी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट अभी भी ठीक है, एसेट क्वालिटी रिमेन्स वेरी स्ट्रांग। आपको सिर्फ मार्जिन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में, जिसकी वजह से आपने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल से बैंकिंग सेक्टर का डी रेटिंग हुआ है। इसकी वजह से आज जब आप वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग्स का एक ग्रिड बनाते हैं, तो बैंकिंग मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है, विद इन विच पीएसयू बैंक हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट है, जहां पे हमारे पोर्टफोलियो में एसबीआई एंड बॉम्ब है, और दूसरा एनबीएफसी पे हमारा एक बड़ा ओवरवेट बनाया है हमने, जहां पे भी अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है। 1 या 2 कंपनी को अगर आप छोड़ दे तो श्रीराम फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे, होम फर्स्ट के अच्छे थे, और बाकी जितने भी अभी तक आए, एक महिंद्रा फाइनेंशियल आप बाजू रखते हैं तो मोर और लेस इन लाइन या स्लाइटली बेटर आया है। और थर्ड सेक्टर जहां हमारा सबसे यू कैन से काफी बड़ा ओवरवेट है, वो है कंज्यूमर, और विद इन कंजम्पशन हमें डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर बेहतर लगता है वर्सेस स्टेपल्स। तो मेरे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, जिसमें से 7 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है और केवल एक आईटीसी कंज्यूमर स्टेपल है। तो डिस्क्रिशनरी हमें अक्रॉस द बोर्ड हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। टाइटन जो हमारा पिछले 7-8 साल से नंबर 1 टॉप आइडिया रहा है, आज भी नंबर 1 टॉप आइडिया है। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में डीमार्ट, जोमैटो, इंडियन होटल, मेट्रो, लेमन ट्री, कजारिया बैंड, सो कजारिया सिरेमिक्स, काफी सारे डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हम प्ले आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगला 3-5 साल के हिसाब से जब आप कंजम्पशन का डिमांड देखते हैं, एनवायरनमेंट, तो स्टेपल्स के कई सारे कैटेगरीज में ऑलरेडी पेनिट्रेशन 90-95% पहुंच चुका है। तो ग्रोथ वहां पे काफी मॉडेस्ट हो सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज पिछले 2-3 साल से काफी साइडवेज हो चुके हैं। एक तो उनके वैल्यूएशंस जो थे स्टार्टिंग के, वो भी महंगे थे, और ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है। हालांकि डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो सकती है अगले 3-5 साल में, जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम 2,500 से
$3,500-4,000 की ओर अग्रसर होता है अगले 5-6 साल में। तो ये 3 सेक्टर्स हमारे काफी बड़े ओवरवेट है और इसके अलावा फिर हमारा इंडस्ट्रियल्स पे थोड़ा-सा ओवरवेट है, जबकि हम मेटल्स, ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज इन सेक्टर पे न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स भी आपको बताए और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी कंजम्पशन में, जैसे डी मार्ट, कजारिया, टाइटन, जोमेटो जैसे शेयर गौतम जी को पसंद भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय भी दिया आपने और विस्तार से बाजार के बारे में और साथ ही नतीजों सीजन और अपनी पसंद के शेयरों के बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को दिया गाइडेंस। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। आइए धन्यवाद अनिल जी, आपको बढ़ते, दिवाली की शुभ जी बिल्कुल, आपको भी सर बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, पूरी टीम को।